वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम में 11th डे 11वां दिन और अकाउंट्स के चैप्टर का नाम है आज चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। अभी हमने पिछला चैप्टर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, है ना। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ गया। व्हाट डू यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब तो आप लोग समझ गए। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस। विश्लेषण किसे कहते हैं? एनालिसिस मीन्स टू कंपेयर। विश्लेषण का अर्थ होता है तुलना करना। एनालिसिस मीन्स टू कंपेयर। विश्लेषण का आशय तुलना करने से होता है। करंट ईयर्स बैलेंस शीट इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट एंड फाइंड the progress of the business is called analysis of financial statement. वित्तीय विवरण का विश्लेषण किसे कहते हैं? चालू वर्ष के, करंट ईयर के चिट्ठे को गत वर्ष के चिट्ठे से तुलना करना तथा व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात करना। क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? What do you mean by financial statement analysis? Explain the objectives. What do you mean by financial statement analysis? Explain the objective. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। विश्लेषण का आशय, एनालिसिस मीन्स टू कंपेयर। विश्लेषण का आशय तुलना करने से होता है। एनालिसिस मीन्स टू कंपेयर। विश्लेषण का आशय तुलना करने से होता है। एनालिसिस मीन्स टू कंपेयर। अब लिखो, करंट ईयर्स बैलेंस शीट या करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विद द, चालू वर्ष के वित्तीय विवरण को करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विथ लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चालू वर्ष के वित्तीय विवरण को गत वर्ष के वित्तीय विवरण से तुलना करना। चालू वर्ष के वित्तीय विवरण को गत वर्ष के वित्तीय विवरण से तुलना करना। करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू फाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, तथा व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात करना। एंड टू फाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, तथा व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात करना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। को ज्ञात करना वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है। अब लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। Point number first, to find the earning capacity of the business, व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का पता लगाना। To find the earning capacity of the business, व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का पता लगाना।
बाय द हेल्प ऑफ, इसमें एरो लगा के लिखिए, बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से by the help of analysis of financial statement, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से we can find the earning capacity of the business. वित्तीय विवरण के विश्लेषण से हम व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता का पता लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना। टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना। टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से, लिखना शुरू कीजिए, बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से वी कैन फाइंड द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हम व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। We can find the actual financial position of the business, हम व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, स्टडी ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, प्रबंध क्षमता का अध्ययन, प्रबंध क्षमता का अध्ययन। किसी भी संस्था का वित्तीय निष्पादन the financial performance of any institution, किसी भी संस्था का वित्तीय निष्पादन उसकी प्रबंधकीय क्षमता पर निर्भर करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल performance of any institution, financial performance of any institution is depend on the managerial ability of the institution, संस्था की प्रबंधकीय क्षमता पर निर्भर करता है। बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से, बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से वी कैन फाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, हम व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, हम व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात कर सकते हैं। हु शो द, जो हमें प्रबंध की दक्षता को दर्शाता है। हु शो द मैनेजरियल एबिलिटी, हु शो द मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण से के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के द्वारा वी कैन फाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, हम व्यवसाय की प्रगति ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड
द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, हम व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात कर सकते हैं। हु शो द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो व्यवसाय के प्रबंधकों की क्षमता को दर्शाती है। हु शो द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जो व्यवसाय के प्रबंधकों की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, फिर लिखिए स्टडी ऑफ ब्याज तथा लाभांश भुगतान की क्षमता का अध्ययन। ब्याज तथा लाभांश के भुगतान क्षमता का अध्ययन। स्टडी ऑफ कैपेसिटी टू पे, स्टडी ऑफ कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ब्याज और लाभांश भुगतान क्षमता का अध्ययन। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वित्तीय विवरण का विश्लेषण व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की सहायता से वी कैन फाइंड द, वित्तीय स्थिति की सहायता से हम संस्था के ब्याज व लाभांश भुगतान क्षमता का अध्ययन कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द स्टडी ऑफ पेमेंट कैपेसिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। We can find the study of payment capacity of interest and business of the institution. व्यवसाय की ब्याज तथा लाभांश क्षमता का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने लिखवाया आपको थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व बोलो, उद्देश्य बोलो, सब एक है। और लिखना हो तो एक पॉइंट और लिख लो, इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, लेनदारों तथा यूजफुल लिख सकते हैं, यूजफुल फॉर क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, लेनदारों तथा विनियोगकर्ताओं के लिए उपयोगी। वित्तीय विवरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोन द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वित्तीय विवरण का विश्लेषण व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। वित्तीय विवरण का विश्लेषण व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। Analysis of financial statement shown the actual financial position of the business, who are very helpful, जो लेनदारों तथा विनियोगकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। who are very useful for, who are very helpful for creditors and investors of the company, जो कंपनी के लेनदारों तथा विनियोगकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखिए आप, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ, वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करो।
मेथड्स, पद्धतियाँ। फर्स्ट, पहली विधि है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखिए, इन दिस मेथड, इस विधि में करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चालू वर्ष के वित्तीय विवरण की तुलना, इन दिस मेथड, इस विधि में करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस विधि में चालू वर्ष के वित्तीय विवरण की तुलना गत वर्ष के वित्तीय विवरण से की जाती है। इन दिस मेथड, करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जस्ट लाइक, जैसे सेल्स, विक्रय, एक्सपेंसेस, व्यय, प्रॉफिट, लाभ आदि की तुलना की जाती है, एसेट्रा is compared। लाभ आदि की तुलना की जाती है, गणना की जगह तुलना, assets are compared and find the profit earning capacity, तथा व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता ज्ञात की जाती है। एंड टू फाइंड द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सेकेंड, एक बार मैं हल्का सा बोलूँ तो नहीं, फिर फॉर्मेट बनाऊंगा तो आप बोलोगे सवाल करवा रहा। ठीक है, चलिए। सेकेंड, ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। लिखो, इन दिस मेथड, इस विधि में इन दिस मेथड, इस विधि में नेट सेल्स और टोटल ऑफ बैलेंस शीट, इस विधि में शुद्ध विक्रय या चिट्ठे के योग को, इन दिस मेथड नेट सेल्स और टोटल ऑफ बैलेंस शीट
is assumed as 100 as base. इस विधि में शुद्ध विक्रय या चिट्ठे के योग को आधार अर्थात 100 मान लिया जाता है। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, तथा उसके आधार पर प्रत्येक मद का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, है ना। यहां तो लिख दूं, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, इसमें नेट सेल्स और या फिर टोटल ऑफ बैलेंस शीट को 100 मान लेते हैं, उस आधार पर कर लेते हैं। तीसरा आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, सम आकार का विवरण पत्र। सम आकार का विवरण पत्र। पत्र हटा दो, सम आकार का विवरण। इसमें भी क्या कहते हैं, सेम चीज, ट्रेंड एनालिसिस वाले। इन दिस मेथड, इस विधि में द टोटल ऑफ बैलेंस शीट और नेट सेल्स इज एज्यूम एज 100। इस विधि में चिट्ठे के योग या शुद्ध विक्रय को 100 मान लिया जाता है। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, तथा प्रत्येक मदों का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, तथा प्रत्येक मद का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखो रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण जो था। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। देखिए, जब लेखांकन की दो मदों को, व्हेन टू आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग, जब लेखांकन की दो मदों को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अंक गणितीय रूप में, जब लेखांकन की दो मदों को अंक गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्हेन टू आइटम्स of accounting shown in numerical form, जब लेखांकन की दो मदों को अंकगणित रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उसका विश्लेषण किया जाता है, एंड एनालिसिस इट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस, उसे अनुपात विश्लेषण कहते हैं।
रेशियो एनालिसिस कैन बी शोन, अनुपात विश्लेषण प्रतिशत के रूप में या अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है जाता है। रेशियो एनालिसिस शोन इन परसेंटेज फॉर्म और इन द रेशियो। प्रतिशत के रूप में, अनुपात के रूप में या गुणा के रूप में। परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज फॉर्म, रेशियो फॉर्म और टाइम्स इज शोन इन परसेंटेज फॉर्म, रेशियो फॉर्म एंड TIMES टाइम्स, गुणा के रूप में दर्शाया जाता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, यह सबसे शक्तिशाली तकनीक है हु एनालाइज द, यह सबसे शक्तिशाली तकनीक है, इट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक जो अल्पकाल एवं दीर्घकाल, वो एनालाइज फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, जो अल्पकाल तथा दीर्घकाल का विश्लेषण करती है। तथा एंड हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट, वेरी हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट, तथा प्रबंधकों के लिए सर्वाधिक सहायक होती है। वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल, कुछ भी लिखो, तथा प्रबंधकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। बहुत है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसमें जो आपका मेन पॉइंट आएगा क्वेश्चन, वो लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखांकन अनुपात किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो? लेखांकन अनुपात का विश्लेषण किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। लेखांकन अनुपात का विश्लेषण किसे कहते हैं? इसका उद्देश्य बताओ। लिख लीजिए आप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, अनुपात विश्लेषण इन्वर्टेड कॉमा में, रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एनी, रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिख लो। रेशियो एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial factors in a business, various financial factors in a business, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हिंदी में लिख लो, अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में, अनुपात विश्लेषण व्यवसाय में विभिन्न
वित्तीय, विभिन्न वित्तीय घटकों में, विभिन्न वित्तीय घटकों में संबंधों, रिलेशनशिप, संबंधों की विवेचना है। प्रोफेसर मायर्स, डैश लगा के लिख देना, प्रोफेसर मायर्स, MYERS, प्रोफेसर MYERS, मायर्स। ठीक, एक और लिख लो आप अली, पर क्या करोगे, याद करना पड़ेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट लिख लो, उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट में पॉइंट नंबर फर्स्ट, उद्देश्य में पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट मेथड, महत्वपूर्ण विधि। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, यह विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, यह विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर, यह विधि अंशधारियों के लिए, इट इज़ हेल्पफुल फॉर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, यह विधि अंशधारियों के लिए, लेनदारों के लिए, विनियोगकर्ताओं के लिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स आदि एसेट्रा। यह विधि अंशधारियों के लिए, लेनदारों के लिए, विनियोगकर्ताओं के लिए बहुत सहायक होती है। To show the second point, to show the complicated data in simple form, जटिल संख्याओं को सरल रूप में अभिव्यक्त करना। To show the complicated data in simple form, जटिल संख्याओं को, कठिन संख्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत करना। By the help of accounting analysis, ratio analysis, by the help of ratio analysis, अनुपात विश्लेषण की सहायता से लार्ज डाटास, बड़ी संख्याओं को, कैन बी शोन इन वेरी सिंपल नंबर्स, बड़ी बड़ी संख्याओं को भी छोटी संख्याओं के रूप में, सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, करना होता है। आगे, टू फाइंड द ऑपरेटिंग एबिलिटी, संचालन योग्यता ज्ञात करने के लिए। टू फाइंड द ऑपरेटिंग एबिलिटी, एक रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण
व्यवसाय की शक्ति तथा दुर्बलताओं को दर्शाता है। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय की शक्ति तथा दुर्बलता को दर्शाता है। रेशियो एनालिसिस शो द स्ट्रेंथ। रेशियो एनालिसिस शो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस of the business. है ना। अगला पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर प्लानिंग या हेल्पफुल फॉर मेकिंग प्लानिंग। नियोजन में सहायक, ये लिखो आप तो, हेल्पफुल फॉर मेकिंग प्लानिंग, नियोजन में सहायक। रेशियो एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्लान ऑफ द बिजनेस। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय की भावी योजनाओं को बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। Ratio analysis is very helpful for making the future plan of the business. व्यवसाय विश्लेषण या अनुपात लेखांकन अनुपात व्यवसाय की भावी योजना बनाने में सहायक सिद्ध होता है। नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का ज्ञान। लाभदायकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बाय द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण के माध्यम से we can find the profitability of the business. अनुपात विश्लेषण की सहायता से हम व्यवसाय की लाभदायकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। We can find the progress of the business. हम व्यवसाय की प्रगति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है इसके। अकाउंटिंग। अब सबसे मेन प्रश्न आता है, लिख लीजिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रमुख लेखांकन अनुपातों को समझाइए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेन अकाउंटिंग रेशोस। प्रमुख लेखांकन अनुपातों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन अकाउंटिंग रेशोस या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेन अकाउंटिंग रेशोस या प्रमुख लेखांकन अनुपातों पर टिप्पणी लिखिए। अब बेटा आपको जितने याद है 2 4 5 वो लिख देना, जैसे मैं आपको बताऊं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मेन अकाउंटिंग रेशियोस, मुख्य लेखांकन अनुपात क्या आएगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, करंट
रेशियो, चालू अनुपात। फॉर्मूला याद है आपको? करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिखो, सबसे पहला हमारा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। इसमें क्या लिखेंगे? दिस रेशियो, यह अनुपात, शोन द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यह अनुपात चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों के मध्य संबंध को दर्शाता है। दिस रेशियो शोन द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यह अनुपात चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के संबंधों को दर्शाता है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ऑन ओवर करंट लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य कार्यशील पूंजी दर्शाता है। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज शोन वर्किंग कैपिटल, इज शोन वर्किंग कैपिटल। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य कार्यशील पूंजी को दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आनी चाहिए, है ना। चालू संपत्ति और चालू दायित्व किसको बोलते हैं? वो तो खैर आपको आता ही है, ऐसा हम मान लेते हैं। इट इज 2:1 इज बेस्ट, यह 2:1 सर्वोत्तम होता है। करंट रेशियो क्या होना चाहिए? करंट रेशियो शुड बी 2:1। चालू अनुपात 2:1 अच्छा माना जाता है। आप चाहेंगे अगर वहाँ 3 नंबर में आता है तो इसमें पहले करंट रेशियो में करंट एसेट्स को समझा दो, करंट लायबिलिटीज़ को। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? दोज एसेट्स विच आर शॉर्ट टर्म पीरियड विच आर फ्लक्चुएट विद इन अ ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट्स। बेटा चालू संपत्ति चालू दायित्व को दर्शा दो। चालू संपत्ति किसको बोलते हैं? ऐसी संपत्तियाँ जो अल्पकालीन होती है, अर्थात 1 वर्ष के अंदर परिवर्तित होती है, चालू संपत्ति कहलाती है ना। समझा सकते हो? दोज एसेट्स विच आर फ्लक्चुएट विद इन अ ईयर, ऐसी संपत्तियाँ जो 1 साल के अंदर अंदर परिवर्तित होती है, चालू संपत्तियाँ कहलाती है। जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, ये हमारी करंट एसेट्स होती है। अपॉन में करंट लायबिलिटीज में क्या आता है?
चालू दायित्व में क्रेडिटर्स लेनदार, बिल्स पेबल देय विपत्र, क्रेडिटर्स लेनदार, बिल्स पेबल देय विपत्र, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अल्पकालीन दायित्व, बैंक ओडी, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स कर के लिए प्रावधान, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम UNEARNED, अनअर्न्ड इनकम अनुपार्जित आय, ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती है ना। मैंने ये बोल दिया, लिखा नहीं है, आप इस कैसेट को पॉज करके मतलब समझते हैं ना, रोक रोक के लिख सकते हो, है ना। 1.5 घंटे तक चलेगी, 1 घंटे का लेक्चर, तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने समझा आपको करंट रेशो, चालू अनुपात। समझ में आया चालू अनुपात में क्या लिखना है? करंट रेशो शो द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। चालू अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व में संबंधों को दर्शाता है ना। और इट इज़ बेस्ट करंट रेशो इज 2:1। यह सर्वोत्तम क्या होता है? 2:1 का अनुपात अच्छा माना जाता है ना। इसमें मैंने आपको बताया करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज डिनोट्स वर्किंग कैपिटल। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर जो आधिक्य होता है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल का फार्मूला भी हो गया इसमें देखा जाए तो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ठीक है। ये मैंने पहला बताया आपको करंट रेशो। अब सेकंड बता रहा हूँ इसमें लिक्विड रेशो, तरल अनुपात। सेकंड आता है लिक्विड रेशो, तरल अनुपात। लिक्विड रेशो किसको बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। बेटा लिक्विड एसेट किसको बोलेंगे? तरल संपत्ति। ऐसी संपत्तियां, दोज एसेट्स, तरल संपत्तियां बता रहा हूं, करंट एसेट, ये लिक्विड एसेट लिख लो। लिक्विड एसेट्स इज दोज एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिन्हें तुरंत या अति अल्पकाल में, दोज एसेट्स विच कैन बी इमीडिएटली, ऐसी संपत्तियां जो तुरंत या अति अल्पकाल में नगद रूप में परिवर्तित की जा सकती है। दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फॉर्म immediately, which can be converted into cash form immediately or in very short term period, बहुत कम समय, that is called liquid asset। तो उसे तरल संपत्तियां कहते हैं। The best liquid ratio is 1:1। आदर्श तरल अनुपात क्या होता है? 1:1, 1:1। 1:1 is the best liquid ratio। तरल संपत्तियां बता दिया।
ठीक है। तीसरा एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण समता अनुपात। लिख लिया। तीसरा बता रहा हूं मैं, ऋण समता अनुपात। थर्ड, ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो, ऋण समता अनुपात। इसका मतलब क्या होता है? DEBT, डेब्ट्स अपॉन ऋण बटे समता। मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। इसका मतलब क्या हो गया? दीर्घ कालीन दायित्व बटे अंशधारी कोष। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड, दीर्घकालीन दायित्व बटे अंशधारी कोष, डेब्ट अपॉन इक्विटी। वैसे एक और चीज है, DEBT, डेब्ट क्या होता पता है? टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। ऋण को क्या बोलते हैं इसमें? कुल ऋण माइनस चालू दायित्व, टोटल लोन माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशो होता है, ऋण समता अनुपात। इट इज बेस्ट 2:1। यह 2:1 उत्तम होता है। इट इज बेस्ट 2:1। ठीक है, डेब्ट इक्विटी 2। तीसरा देखते हैं, मतलब 3 हो गए। एक होता है प्रोप्राइटरी रेशो, स्वामित्व अनुपात। चौथा प्रोप्राइटरी रेशो, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। स्वामित्व कोष बटे कुल
संपत्तियां। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। आप लोग जानते होंगे टोटल एसेट्स किसको बोलते हैं? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सब मिला के टोटल ऑफ बैलेंस शीट। और प्रोप्राइटर फंड मतलब मालिक का कोष। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ मिल रही है। ठीक है, ये बोलते हैं बेटा 3:1 होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ट 3:1। यह सर्वश्रेष्ठ होता 3:1, 3:1। एक मिनट, इसको 1:3 करो। फंड 1 और एसेट्स 3। क्या हो रहा है? 1:3, 1:3। ठीक, इसके बाद एक आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यही लिख देता हूँ। 5वां, स्कंध आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। इसका फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्टॉक। बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये क्या होना चाहिए? ना तो ज़्यादा नीचे होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना हाई होना चाहिए, ना लो होना चाहिए। टू टाइम्स होना चाहिए, दुगना। बेस्ट कौन सा होता है? 2 टाइम्स, दोगुना। ठीक, अब इसमें भले ही थोड़े से और बचे हैं, वो हम अगली क्लास 12th डे में लेकर और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।